हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी के विद्वेष का अंतरण पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको अपवाद से रिलेटेड सारी बात को समझाएंगे, ठीक है। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल AK लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जो भी चीज़ का हम क्लास लें उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, ठीक है। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले IPC का बेयर एक्ट अपने पास रखना है। उसके बाद कॉपी और पेन, ये तीन चीज़ अपने पास रखना है। उसके तुरंत बाद एक काम और करना है, हमने जितनी भी बात को, ठीक है, इसमें सारी बात को जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपने कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। और एक बात, जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए और जिस धारा पे चर्चा करें, आपको उसी धारा पे जाकर जो है जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में चले जाना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए, ये एग्ज़ाम के बेस से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। और एक बात है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन में आप जब देखिए जितनी बात को पूछा जाए सिर्फ उतने ही के जवाब देना है आपको उसमें, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन का जब आंसर आप ड्राफ्ट करेंगे, जब लिखेंगे आप उसको, तो इस चीज़ को जो है 1-2 मिनट भी सरसरी निगाह से देखे रहेंगे तो ये चीज़ आपके दिलो दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। और जब भी आप आंसर ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें आपको सारी बात जो है बहुत अच्छी तरीके से दर्शा पाएंगे और समझा देंगे अच्छे से। फिर आपको उससे क्या होगा, नंबर जो है अच्छा उठेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो है क्या ध्यान देना है कि विद्वेष के अंतरण में कि A और B और C मुद्दे पे कोई भी बात मिस नहीं करना आपको। सबसे पहले बात, अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यान मग्न होकर सारी बात को जो है, ठीक है, एकदम बहुत ही ध्यान से एकाग्रचित्त भाव से उस बात को समझिए जो हम आपको समझाएं, ठीक है। जिससे क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फिर ये क्या हो कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, A व्यक्ति और B व्यक्ति और C व्यक्ति, तीन व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, A B C। अब देखिए, A व्यक्ति ने लिया रिवॉल्वर पिस्टल और B व्यक्ति को गोली से मारा। ध्यान दीजिएगा, A व्यक्ति ने B व्यक्ति को गोली से मारा मगर B व्यक्ति को ना लगकर वो C व्यक्ति को लग जाता है। यानी कि A व्यक्ति ने गोली यहां से मारी और B व्यक्ति को, ठीक है, और B व्यक्ति को ना लगकर वो जो है C व्यक्ति को लग जाता है। अब क्या आपके दिमाग में आएगा कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया। A ने जो है जब B को मारा, B को नहीं लगा और जाके C को लग गया, यानी कि B व्यक्ति को मारने का जो प्रयत्न किए हो ये, यानी कि 307, ठीक, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये बात क्लियर हुआ। अब एक बात और ध्यान रखना, जो C व्यक्ति को लगा है वो 302 का दंड नहीं है, ठीक है। यानी कि A व्यक्ति ने मारा किसे, B व्यक्ति को मारा था, लेकिन B व्यक्ति को ना लगकर वो C व्यक्ति को लग गया। तो यहां जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ B के प्रति, यानी B को मारा, अटेम्प्ट टू मर्डर यानी मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया, 307। और जो C व्यक्ति को लगा, यानी कि वो संव्यवहार का होना जरूरी है, ध्यान रखना, संव्यवहार हो तो उस स्थिति में
वो 302 होगा, यानी दंडनीय होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि अब देखिए एक बात और आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ए ने जो है बी व्यक्ति को एक थप्पड़ खींच के मारा। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारा और एक ही थप्पड़ में मूर्छित हो गया वो, यानी कि मूर्छित होकर गिर गया। अब देखिएगा, एक थप्पड़ में मारा और मूर्छित होकर गिरा, उसके बाद वो फांसी पे लटका दिया। ठीक, अब यहां क्या ध्यान देंगे आप कि वो प्रकोपन में आकर ऐसा कृत्य किया और जो गुस्सा दिलाया किसने? उस पीड़ित व्यक्ति ने गुस्सा दिलाया। हो सकता है ना कि दिलाया हो जब भी तुम्हारा। यही बात जो है उसकी मना स्थिति को जांच की जाएगी, यही बात मना स्थिति की जांच की जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर जो एक थप्पड़ मारा, एक ही थप्पड़ में मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके बाद वो जो है फांसी पे लटका देता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रकोपन में आकर ऐसा कृत्य किया जो अचानक प्रकोपन में आकर गुस्सा दिलाया होगा। अभी बात ध्यान देना कि अब इसमें आपको यह बात नहीं सिद्ध करना है कि विकृत चित्त की स्थिति में ऐसा होगा। इसमें बस आपको यही सिद्ध करना है, यही जांच है कि जो मना स्थिति है उस मना स्थिति की जांच की जाएगी। इसमें विकृत चित्त का नहीं आप इसमें इंक्लूड करेंगे, सिर्फ इसमें मना स्थिति को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको देखो अपवाद से रिलेटेड आपको समझाते हैं। इससे देखिए, अपवाद में जब पहले अपवाद में जाएंगे, पहले अपवाद में क्या ध्यान देना आपको कि अगर वो हत्या सिद्ध हो जाता है, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर वो हत्या सिद्ध हो जाता है तो 299 कोर्ट में नहीं जाएगा सबसे पड़े, यानी हत्या का सिद्ध होना 299 कोर्ट में नहीं आनेगा, यानी कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब एक बात देखिएगा, सिद्ध हो गया तो 304 के आधार पर दंडनीय हो गया। अब एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अपवाद पहले में आपको दो बातें एकदम स्पष्ट तरीके से समझेगा, दो पॉइंट को। अपवाद एक में जो पहला अपवाद है, उस अपवाद में आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। अब पहले पॉइंट में आपको क्या क्या समझना है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट में आपको याद रखना है कि भूल या दुर्घटनावश, ध्यान रखिएगा, भूल या दुर्घटनावश, या आपको और दूसरी बात याद रखना है कि अचानक प्रकोपन की स्थिति या गंभीर, ठीक है, अब इस स्थिति में आकर वो मृत्यु कारित करता है। ठीक है, जब वो मृत्यु कारित करता है तो उस स्थिति में आप क्या ध्यान देंगे? बस आपको उस स्थिति में यह ध्यान देना है कि उस जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, जो मृत्यु कारित, क्या वो जो व्यक्ति है क्या ऐसा गुस्सा दिलाया था कि नहीं दिलाया था, ये बात जो है सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, कि अचानक जो है प्रकोपन की स्थिति में आकर, ठीक है, गंभीर या अचानक प्रकोपन में आकर क्या करता है, ऐसा मृत्यु कारित कर देता है। जब ऐसा मृत्यु कारित करता है तो वहां पे ये आपको सिद्ध करना है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति का क्या वो गुस्सा दिलाया था कि नहीं दिलाया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा इसी पहले पॉइंट में कि अभियुक्त जो है क्या प्रकोपन की स्थिति में है, तो वो भी पहले से, ठीक है, अभियुक्त पहले से प्रकोपन की स्थिति में है, तो आपको यहां ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि अप्रतिशोध की स्थिति नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अप्रतिशोध की स्थिति नहीं होगा। इसमें जब वह अभियुक्त जो है पहले से प्रकोपन की स्थिति में है तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि वो अप्रतिशोध की स्थिति में नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो। अब देखिएगा, अपवाद के पहले
में क्या ध्यान दिए कि पहले पॉइंट आपने ध्यान दी थी, अब दूसरे पॉइंट में देखना क्या है, एकदम क्लियर हो जाएगा, सारी बात समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसमें ये ध्यान देना कि जो प्रकोपन, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, अपवाद के पहला पॉइंट आपको समझा दिए, अब दूसरे पॉइंट को ध्यान देगा इसी में कि प्रकोपन में जो है आकर ऐसा कृत्य करता है, ठीक है। और यानी कि जब मृत्यु कारित करता है, आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रकोपन में है, और ऐसे प्रकोपन की स्थिति में जब आत्म संयम खो चुका हो, यानी कि आत्म संयम से वंचित हो जाता है, जब वो प्रकोपन की स्थिति में होता है ना, तो आत्म संयम क्या होता है, वो वंचित हो जाता है, यानी आत्म संयम खो देता है। तो उस स्थिति में आपको ध्यान देना है कि जो शारीरिक आचरण है, और क्या ध्यान देंगे, क्या इतनी प्रकोपन की इतनी उत्तेजना थी कि उस उत्तेजना में जो है वो जो है जो कृत्य कर रहा है, उस कृत्य को समझ पाने में असमर्थ था कि नहीं था, ये बात आपको समझना है, ठीक है। और तीसरी बात क्या था, इसी में क्या समझना आपको कि वो कृत्यों का नियंत्रण करने में असमर्थ है, ठीक है। यानी कि प्रकोपन में आपको ध्यान देना है कि जो शारीरिक आचरण है वो, और उस प्रकोपन में आकर जो अचानक प्रकोपन में आपको ये भी ध्यान देना है कि इतनी उत्तेजना में, इस उत्तेजना में था कि इतनी उत्तेजना थी कि वो बात को नहीं समझ सकता था और समझने में वो असमर्थ था, ठीक, ये बात क्लियर हुआ। और वो कृत्यों को भी समझने में असमर्थ है, यानी जो कृत्य कर रहा है और कृत्य को नियंत्रित कर पाने में भी असमर्थ है वो, ठीक है। तो इस चीज में आपने ये देखा। अब आपको देखिए, जब आप ध्यान दीजिएगा, आप एक एग्जांपल आपको बताते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे पति और पत्नी है, ठीक है। पति जो है पत्नी को पहले दिन से ही प्रताड़ना करना शुरू कर देता है, यानी पति ने क्या किया, पत्नी को पहले दिन से ही प्रताड़ना चालू कर देता करना। अब वो ये स्थिति ऐसी होती है ना कि धीरे धीरे प्रकोपन की स्थिति बढ़ती है। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां होती कि वो अचानक तुरंत हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि कुछ समय के बाद होता है। अब जब पति जो है पत्नी को प्रताड़ित करता है, तो धीरे 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 करके वो क्या है कि आए दिन पे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो अपना आत्म संयम जो है खो देता है। जब आत्म संयम खो देता है तो वो ऐसा कृत्य हो जाता है, और उसकी इतनी उत्तेजना में कि उस उत्तेजना में जो है जो कृत्य करता है वो समझ पाने में असमर्थ है, ठीक है, और कृत्यों को भी नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। तो उसके शारीरिक जो आचरण है उस चीज को आपको ध्यान रखना है, उसका जो शारीरिक आचरण है, ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। अब कोई धीरे धीरे करके करेगा तो एक संयम होता है, संयम में रखता है अपने को धीरे धीरे, कितना संयम रखेगा। लेकिन एक दिन आदमी प्रकोपित हो जाता है, यानी अचानक गुस्सा में आ जाता है ना। तो यही चीज इसमें समझाएगा, अगर ऐसी स्थिति हो तो उसको बचाव मिलेगा। लेकिन ये बात इसमें सिद्ध करना पड़ेगा, उसके शारीरिक आचरण, उसके जो शारीरिक आचरण उसको देखना पड़ेगा आपको कि क्या उतनी उत्तेजना थी कि जिस उत्तेजना में आकर वैसा कृत्य किया, जो समझ पाने में असमर्थ था, जो कृत्यों को जो है नियंत्रित नहीं कर पाया और नियंत्रित करने में भी वो असमर्थ था। ये सारी बात को आपको समझना पड़ेगा। और सबसे पहली बात इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आत्म संयम है उस आत्म संयम को खो चुका हो, ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। अब देखिए, हम आपको अपवाद जो है 4 को समझाते हैं। अब अपवाद 4 में देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रकोपन की स्थिति में ऐसा कृत्य किया
उसका कोई पूर्व चिंतन तो नहीं था, या कोई पूर्व योजना तो नहीं बनाई थी, ऐसी कोई प्री प्लानिंग ना किया हो। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको अपवाद 4 में, कि वो जो है कोई पूर्व जो है चिंतन तो नहीं था ऐसा कृत्य करने का, या ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं था। ठीक है, ऐसी कोई योजना तो नहीं था। और एक बात याद रखना आपको कि ऐसी स्थिति में जो है जो कृत्य किया, उस कृत्य में एक ही बात आपको याद रखना है कि आत्म संयम को आपको, जो पिछला वाले में बताते हैं दूसरे पॉइंट में, कि ऐसी स्थिति में आत्म संयम अगर खो चुका होता है। ठीक है, अब आप यहां देखिएगा, जब हम आपको अपवाद चौथे में आपको समझा रहे हैं, आपको एक केस समझाते हैं, दुखी सिंह वर्सेस इलाहाबाद स्टेट राज्य हाई कोर्ट का। इसमें क्या है कि एक पुलिस जो चोर का पीछा कर रहे थे, ठीक है, और चोर का पीछा करते हुए जा रहे थे, जब भी चोर क्या हुआ कि रेलवे के इंजन में घुस गया। ठीक है, और जब वो रेलवे के इंजन में घुस जाता है तो आप क्या ध्यान देंगे, पुलिस भी उसमें घुसे और उनसे पूछा गया और लोगों से जो वहां पे थे इंजन में कि यहां किसी चोर को आते देखा आपने, छुपते देखा आपने? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और पुलिस को ये बात आभास हो गया कि ये छुपा रहा है बात को, ये बताना नहीं चाह रहा है, यानी बात को छुपाने का प्रयास कर रहा है। तो उस स्थिति में एक बार पूछे, कई बार पूछे, और गुस्से में आकर क्या हुआ, वो गोली से मार देते हैं। ठीक है, ये बातें जो है कि उस टाइम जब पूछने पे, यानी कि उस झगड़े के आवेग में आकर कृत्य किया हो। ठीक है, तो ये बातें आपको एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आपने सारी बात को समझा, तो आपको बस एक ही बात है कि हमने पिछले टाइम पे आपको बताया था कि अगर 299 और 300 का ऐसे मामले, सबसे पहले वो मामला 299 सिद्ध होगा, उसके बाद जो है 300 में जाएगा, और 300 के जो 5 अपवाद है उनमें से अगर कोई भी सिद्ध हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि हत्या नहीं है, वो 299 भी आएगा, यानी कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, ये बात है। अगर 5 अपवाद सिद्ध नहीं होते हैं तो हत्या है, अगर 5 अपवाद में से कोई भी एक सिद्ध हो जाएगा तो हत्या नहीं माना जाएगा। ये बात क्लियर होगा? तो हमें जहां तक उम्मीद है कि ये सारी बात जो है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, बस एक ही बात याद रखना कि अपवाद 4 में कि अनुचित जो है लाभ ना उठाया हो, बस उस प्रकोपन की स्थिति में जो झगड़े के आवेग में आकर क्या हो, वो अनुचित लाभ ना उठाए, बस एक ही बात याद रखना। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, एग्ज़ाम की विषय तैयारी करिए। उम्मीद है कि चुनाव के जस्ट बाद यूपी का वैकेंसी आ जाएगा, जो उसमें आपको एपीयू का हो सकता पहले आ जाए, जुडिशरी का बाद में आए। तो आप लोग पहले से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए। ठीक है, आप पहले से मेहनत करना शुरू करिए, जिससे एग्ज़ाम के आने से पहले आप जो है पूर्णतः रूप से क्या हो, एकदम तैयार हो जाए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और हम पूरी मेहनत करेंगे, आपको जितना भी हो सकेगा हम कोशिश ये होगी कि एग्ज़ाम होने के पहले पहले हम आपको पूरा सिलेबस कवर कर दें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जाते जाते आप लोग जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।